हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में। और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो ये होगा कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में किस तरीके से डील कर सकते हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को आप ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म्स में किस तरीके से डील कर सकते हैं। जनरली जो हम इन रिएक्शंस की डीलिंग करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में रिएक्शन को डील करना और ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म्स में रिएक्शन को डील करना, उनकी स्टडी करेंगे, उनके एक्सप्रेशंस को डिराइव करेंगे और उन एक्सप्रेशंस का यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डीलिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो जनरली हमारे पास जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी मैं आपके सामने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख दूँ, ये मान लीजिए मैंने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखी जिसमें स्मॉल ए आपके पास रिएक्टेंट का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। इस तरीके से मैंने कोई भी आपके सामने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख दी। तो इस रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जनरली जो एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन किस तरीके से डिराइव करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इसके लिए आप थ्योरेटिकल रेट किस तरीके से लिखेंगे। तो हम इसके लिए थ्योरेटिकल रेट लिखते हैं। पहले थ्योरेटिकल रेट लिखते हैं जो कि किसके बराबर आता है, 1/a माइनस डी ए बाई डी टी। ए मतलब ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, माइनस डी ए बाई डी टी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास थ्योरेटिकल रेट। और एक्सपेरिमेंटल रेट जो हम लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रेट आ जाएगा के ए की पावर 1। हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माना हुआ है हमने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इस तरीके से डील होती है कि ए की पावर, जनरली आप लिखेंगे किसी भी nth ऑर्डर के लिए तो के ए की पावर n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर माना हुआ है तो क्या हो जाएगा 1। के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। के है हमारे पास रेट कांस्टेंट, के हमारे पास रेट कांस्टेंट होगा। अब इसको आप इससे अगर एक्सप्रेशंस का डिराइव करेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन किस तरीके से आती है, तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रेट को बराबर रख दीजिए। आपके पास क्या आ जाएगा, 1/a माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। ये हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप लिखिए डी ए बाई ए। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे भी ये कॉन्सेंट्रेशन की ही टर्म है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन की ही टर्म है। तो यहाँ से आ जाएगा डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस ए के डी टी, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, तो आप मान के चलिए कि ए की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना, ए की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप मान के चलिए कि वो ए नोट है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब टाइम बराबर 0 पे, तो आप उसको ए नोट या ए ज़ीरो कह दीजिए। और आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर कोई भी टाइम टी, जो भी टाइम आपको पूछा गया है क्वेश्चन उसको आप कह दीजिए ए टी। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन आपने लिखी है वो टाइम टी पे लिखी है। तो आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ए नोट मान लीजिए और टाइम टी के बाद कॉन्सेंट्रेशन को ए टी मान लीजिए। इनिशियल टाइम आपने 0 लिया, फाइनल टाइम आपने ले लिया टी, ठीक है। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो डी ए 1/a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln a हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा ln a नोट अपॉन ए टी इज इक्वल टू ए के टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आता है, ln a नोट बाई ए टी इज इक्वल टू ए के टी, ठीक है। ये ए नोट हमारे पास क्या था, ए नोट था हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ए नोट हमने स्टडी कर लिया था, क्या है भाई, ए नोट हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ए नोट हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी हो गया कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, के हो गया रेट कांस्टेंट, के हो गया रेट कांस्टेंट, ठीक है। टी हो गया जिस भी टाइम के बारे में आप बात कर रहे हो, और जो स्मॉल ए हो गया वो हो गया स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, मतलब रिएक्टेंट का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
अब इस एक्सप्रेशन को कुछ लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं, या कई बार इस तरीके से भी इस एक्सप्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। ln a0/at इज इक्वल टू के टी, यहाँ पे के डैश मान लीजिए। तो ये जो के डैश है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए? देखिए, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखूं तो जो के डैश है वो a इंटू के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको इफेक्टिव रेट कांस्टेंट बोल देंगे, या के इफेक्टिव बोल देंगे। क्या बोल देंगे? के इफेक्टिव, या इफेक्टिव रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इसको इफेक्टिव रेट कांस्टेंट मतलब जिसके अंदर आपने स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आती है उसको आप लिख सकते हैं ln a0/at इज इक्वल टू a के टी, या उसको आप लिख सकते हैं ln a0/at इज इक्वल टू k डैश टी या k इफेक्टिव टी, ठीक है। वो एक ही बात है। अब आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होगा वो k गिवन होगा या k डैश गिवन होगा, वो आपको ऑप्शंस देख के आइडिया लगाना होता है, ठीक है। ऑप्शंस देख के आइडिया लगाना होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए आपके पास यहाँ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, तो ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि स्मॉल ए यहाँ पे क्या था हमारे पास? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, ठीक है। ये हमने इस तरीके का एक्सप्रेशन ड्राइव किया, ये एक्सप्रेशन आपने स्टडी भी करा होगा, ठीक है। ये जो था हमारे पास, ये एक्सप्रेशन किसके बेसिस पे था? कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे था। किसके बेसिस पे था? कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो किसके बेसिस पे पढ़ना चाह रहे हैं? प्रेशर के बेसिस पे। तो अब हम करेंगे प्रेशर डीलिंग। अब हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे प्रेशर डीलिंग के बारे में। अब हमें प्रेशर डीलिंग के बारे में स्टडी करना है कि प्रेशर डीलिंग किस तरीके से करनी है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ले लीजिए आप, A गिव्स B प्लस C, ठीक है। अब की बार हमें कॉन्सेंट्रेशन से मतलब नहीं होगा, इस बार हमें किससे मतलब होगा? प्रेशर से। इस बार हम जो डील करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डीलिंग कर रहे होंगे, प्रेशर के टर्म्स में डील कर रहे होंगे, ठीक है। किस तरीके से? तो देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए हम ये डीलिंग किस तरीके से करेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सही से रिप्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। A गिव्स B प्लस C। यहाँ पे आप एक बात समझिए कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू N/V इंटू RT। P इज इक्वल टू N/V का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आ गया CRT। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब हो गया कि जिस तरीके से आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में डील कर रहे थे उसी तरीके से आप किसके टर्म्स में भी डील कर सकते हैं? प्रेशर के टर्म्स में भी डील कर सकते हैं। उसी तरीके से आप किसके टर्म्स में भी डील कर सकते हैं? प्रेशर के टर्म्स में भी। जैसे अगर मान लीजिए मैं कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे बात करूं, अगर मान लीजिए मैं कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे बात करूं, मान लीजिए मेरा बेसिस कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे बात करूं, तो मैं मान के चलूंगा कि भाई टाइम बराबर 0 पे कॉन्सेंट्रेशन A की A0 है, और टाइम बराबर T पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? AT हो गई। या आप इसको ऐसे कह दीजिए कि टाइम बराबर T पे इसमें से X अमाउंट डिसोसिएट हो गया, X कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट हो गई, तो ये कितना बना? X, और ये X। तो आप क्या लिखेंगे कि टाइम बराबर T पे ये जो A की कॉन्सेंट्रेशन है इसी को हम क्या कहते थे? AT कहते थे। तो आप इसको किस तरीके से डील करेंगे? आपको अभी आपने इंटीग्रेटेड रेट की एक्सप्रेशन डिराइव करी है, क्या आई थी? ln A0/AT इज इक्वल टू KT, ठीक है, या A KT। यहाँ पे जो स्मॉल ए है या जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना है? 1 है, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने लिख दिया ln A0/AT इज इक्वल टू KT, और आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया? ln, आपके पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया ln A0/AT की जगह क्या लिख सकते हैं? A0/X इज इक्वल टू KT। ये आपने एक्सप्रेशन लिख दिया। ये किसके बेसिस पे लिखा? कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। बट अब मेरे को पढ़ना है किसके बेसिस पे? प्रेशर के बेसिस पे। अब देखिए, तो मैंने पढ़ लिया कि भाई प्रेशर और कंसंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो भी आपको ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे रखे हैं वो गैसेज हैं, और आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई अगर जो भी गैस दे रखा है उसको आइडियल गैस की तरह ट्रीट करना है। किसकी तरह ट्रीट करना है? आइडियल गैस की तरह। आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यही रिएक्शन को फिर से डील करते हैं प्रेशर के टर्म्स में। A गैस गिव्स B गैस प्लस C गैस। अगर इसको प्रेशर के टर्म्स में डील करेंगे तो टाइम बराबर 0 पे हमें जो प्रेशर गिवन होगा A का, वो कितना प्रेशर गिवन होगा? P0, या पार्शियल प्रेशर मान लीजिए PI जो गिवन है वो कितना गिवन है? P0 गिवन है। A की तरफ से जो प्रेशर गिवन है वो P0 गिवन है। B और C अभी फॉर्म होना शुरू नहीं हुए तो उनकी तरफ से कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। टाइम बराबर T पे जो इनका प्रेशर आएगा वो किस तरीके से दे रखा है?
ए का जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो आएगा पी नोट माइनस पी, इसमें से कुछ डिसोसिएट हुआ तो पी कम हो गया और ये कितना बना पी और ये पी। जिस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते थे ना कि भाई ए नोट माइनस एक्स, उधर बना एक्स उधर बना एक्स, तो इसी तरीके से बस आपको जैसे यहाँ पे आपने किया था ना ए नोट माइनस एक्स एक्स और एक्स, उसी तरीके से बस पी नोट माइनस पी और ये पी और पी लिख देना है, बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पी नोट माइनस पी और पी लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने किसके बात कर ली, प्रेशर के बारे में। अब ये जो पी नोट माइनस पी है इसी को हम क्या कह देंगे, पी टी कह देंगे। क्या कह देंगे, पी टी, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे हमने लिखा था कि भाई हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था कि जो एल एन ए नोट बाय ए टी इज इक्वल टू के टी, उसी की तरह क्या लिख देंगे, एल एन पी नोट अपॉन पी टी इज इक्वल टू के टी, ठीक है। और वो क्या आ जाएगा, एल एन पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस पी इज इक्वल टू के टी। क्या आ जाएगा, एल एन पी नोट डिवाइडेड बाय पी टी इज इक्वल टू के टी, जो पी टी इज इक्वल टू क्या लिख दिया, पी नोट माइनस पी, ठीक है। अब जो हमें इस तरीके के क्वेश्चंस में जो गिवन होता है, जो गिवन डाटा होता है वो क्या होता है, देखिए गिवन क्या होता है, हमें एट टी बराबर 0 टोटल प्रेशर इज गिवन, एट टी बराबर 0 टोटल प्रेशर इज गिवन। दो तरीके के डाटा गिवन होंगे, एट टी बराबर 0 हमें टोटल प्रेशर गिवन होगा और एट टी बराबर टी हमें टोटल प्रेशर गिवन होगा। हमें दो टाइम्स पे टोटल प्रेशर गिवन होगा। मतलब ये वाली अप्रोच आप कभी लगा पाओगे जब आपके पास क्या गिवन हो, इनिशियली टोटल प्रेशर गिवन हो और किसी भी टी टाइम पे टोटल प्रेशर गिवन हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, इनिशियली टोटल प्रेशर गिवन होना चाहिए और किसी भी टी टाइम पे टोटल प्रेशर गिवन होना चाहिए, तब आप ये इस तरीके के एक्सप्रेशन को ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इनिशियली जो हमें प्रेशर गिवन है वो तो किसके बराबर हो गया बेटा, पी नोट के बराबर हो गया। बोलिए इनिशियली तो हमारे पास केवल ए प्रेजेंट था। अब जो हमारे पास एट टी बराबर टी पे टोटल प्रेशर गिवन है उसको हम कह सकते हैं भाई हमें जो पी टी, कैपिटल टी लिख रहा हूँ, ये क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल टी, ध्यान रखना ये पी के नीचे कैपिटल टी लिख रहा हूँ, कैपिटल टी। तो हमें टोटल प्रेशर गिवन है टी टाइम के पे इतना, अब हमें पी नोट गिवन है और पी टी गिवन है, लेकिन हमें उसको इस एक्सप्रेशन में लेके आना है, इसमें लेके आना है उसको। तो अब देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो अब देखिए आपको पी नोट तो गिवन है, अब आपको बस कैलकुलेट करना है ना, तो आपको जो कैलकुलेट करनी है वो जो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि आपको ये पी मिल जाए कैसे भी करके। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि सर एट टाइम टी, हम ये कह सकते हैं कि एट टाइम टी टोटल प्रेशर, एट टाइम टी जो टोटल प्रेशर दे रखा है वो कितना दे रखा है, देखिए टोटल प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो ए की तरफ से टोटल प्रेशर हमें जो गिवन है पी के साथ कैपिटल टी लिखा हुआ है, टोटल प्रेशर जो गिवन है पी टी वो कितना हो गया, पी नोट माइनस पी प्लस बी की वजह से पी और सी की वजह से भी पी। तो पी टी कितना आ गया भाई, पी टी आ गया हमारे पास पी नोट प्लस पी, ये आ गया पी नोट प्लस पी। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल दीजिए, पी की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, पी की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी पी टी माइनस पी नोट, पी टी माइनस पी नोट, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू बस आपको ऊपर सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ रहा था, एल एन पी नोट भाई ए की वजह से इनिशियल प्रेशर, देखिए ए की वजह से इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय ए की वजह से प्रेशर आफ्टर टाइम टी। तो ए की वजह से इनिशियल प्रेशर तो था, ए की वजह से इनिशियल प्रेशर तो था पी नोट, और ए की वजह से जो टाइम टी के बाद प्रेशर था वो था पी नोट माइनस पी, इज इक्वल टू क्या आ रहा था, इज इक्वल टू आ रहा था के टी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एल एन पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस पी की जगह क्या लिख देंगे, पी टी माइनस पी नोट इज इक्वल टू क्या आ रहा था, के टी आ रहा था बेटा। इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, एल एन पी नोट डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2p नोट माइनस पी टी इज इक्वल टू के टी। तो हमारे पास ये आ गया आंसर, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमें जो गिवन है, अब देखिए हमें पी नोट गिवन है, हमें पी नोट गिवन है, हमें पी टी गिवन है और हमें टाइम टी भी गिवन है। और हमसे अगर क्वेश्चन में के पूछेगा तो इस तरीके से हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए पी नोट पी टी और टी हमें गिवन है, के की वैल्यू पूछ रखी होगी, के की वैल्यू आप कैलकुलेट
कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखना हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, इस p की वैल्यू चाहिए। इसकी p की वैल्यू मिलते ही हम इसका एक्सप्रेशन बना लेंगे और इसका एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा तो हम उसको इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो ये टाइप ऑफ डीलिंग जो प्रेशर डीलिंग है वो हमारे कब काम आएगी, वो हमारे जब काम आएगी जब हमें क्वेश्चन जो दे रखा हो उसके अंदर इनिशियली टोटल प्रेशर दे रखा हो और उसके अंदर किसी भी टी टाइम के बाद टोटल प्रेशर दे रखा हो, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इसका यूज़, जैसे अगर मान लीजिए इस पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ कि आपसे जो क्वेश्चन पूछ रखा है, जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो ये है, आपसे जो क्वेश्चन पूछ रखा है बेटा वो ये है, ए गिव्स 2b + c। मान लीजिए ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, ए गिव्स 2b + c है और इसके अंदर हमें जो डाटा गिवन है, इसके अंदर हमें जो डाटा गिवन है वो इस तरीके से गिवन है, वो इस तरीके से गिवन है। यहाँ पे गिवन है टाइम और यहाँ पे गिवन है पी, टाइम और प्रेशर। ठीक है, इनिशियली कह दिया कि इनिशियली ओनली ए इज़ प्रेजेंट, इनिशियली ओनली ए इज़ प्रेजेंट। शुरू में केवल केवल क्या था हमारे पास, शुरू में केवल हमारे पास ए ही प्रेजेंट था, शुरू में हमारे पास और कुछ प्रेजेंट नहीं था। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इनिशियली केवल हमारे पास ए ही प्रेजेंट था, ये क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, टाइम आपको टाइम दे दिया, आपको टाइम दे दिया किसी भी टाइम, टाइम बराबर 0 पे आपको इसकी वैल्यू दे दी p0 और टाइम बराबर t पे आपको इसकी वैल्यू दे दी pt। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको बोल रहे हैं डिराइव करो, एक्सप्रेशन डिराइव करो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर भी गिवन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर भी गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर है आपके पास रिएक्शन, ये भी आपको गिवन है। एक्सप्रेशन डिराइव करना है। अब देखिए फिर से हमें तो वैसे ही करना पड़ेगा, ए गिव्स 2b + c, टाइम बराबर 0 पे इसका जो प्रेशर आएगा या पार्शियल प्रेशर आएगा वो p0, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। टाइम बराबर t पे जो इनका पार्शियल प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, p0 - p, उधर की तरफ से b 2p और p की c की वजह से p, क्योंकि देखिए इसके एक से इसका 2 बन रहा है, एक ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो एक ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, बी का कितना है 2, तो हमारे पास ए के 1 से बी के 2 बन रहे हैं। तो ये p डिसोसिएट किया, देखो बेटा अगर ये p डिसोसिएट किया तो ये 2p बनेगा और c का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, c का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास कितना है बेटा 1 है, c का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो c हमारे पास कितना बनेगा, c हमारे पास p ही बनेगा। ठीक है, तो जो जितना ए टूटेगा उसका डबल बी बन रहा होगा। ठीक है, अब हमें देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन है उससे बेस पे आगे की बात करते हैं। एक्सप्रेशन हमें क्या पता है, एक्सप्रेशन आएगा ए की वजह से इनिशियल प्रेशर p0, ए का प्रेशर टी टाइम के बाद p0 - p इज इक्वल टू KT। ठीक है, अब हमें फिर से किसकी वैल्यू से मतलब है बेटा, फिर से स्मॉल p की वैल्यू से मतलब है। ठीक है, ये स्मॉल p की वैल्यू से मतलब है हमें। अब हम क्या करेंगे कि भाई हमें जो टाइम t पे एट टाइम t टोटल प्रेशर जो गिवन है एट टाइम टी, टोटल प्रेशर जो कि कितना है p टोटल, वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, जो कि p टोटल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बताओ बेटा कितना आ जाएगा, p0 - p, बी की वजह से बताओ 2p और सी की वजह से कितना आएगा p, तो p टोटल जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बेटा, p टोटल जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारे पास p0 + 2p। ठीक है, तो यहाँ से आप p की क्या वैल्यू निकालोगे, pt - p0 डिवाइडेड बाई 2, क्या निकालोगे, pt - p0 डिवाइडेड बाई 2, इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इसको जैसे ही आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे आपके पास क्या आंसर आएगा, ln p0 अपॉन p0 - p इज इक्वल टू KT। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा ln p0 डिवाइडेड बाय p0 - p, p की जगह pt - p0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू KT आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो ln p0 डिवाइडेड बाय 2p0 माइनस pt, 2p0 - pt प्लस p0 और डिवाइडेड बाय जो 2 था वो 2 ऊपर चला गया, आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ln 2p0 डिवाइडेड बाय 3p0
माइनस पी टी इज इक्वल टू के टी। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन होगा। क्वेश्चन में पी नोट गिवन है, आपको पी टी भी गिवन है और आपको टाइम भी गिवन है। अब आपसे केवल क्या पूछ लेगा, के की वैल्यू पूछेगा और के की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। के की वैल्यू आप कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। के की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये भी हमारे को समझ में आ गया, ये भी हमारे को समझ में आ गया। इस तरीके का भी एक्सप्रेशन आपको मिलता है तो आप उसको भी सोल्व कर सकते हो। इस तरीके का भी आपको मिलता है तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको इसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ। बहुत ही शॉर्ट मेथड है, बहुत ही शॉर्ट मेथड है कि सर इस तरीके से एक्सप्रेशन डिराइव करने में ही काफ़ी टाइम निकल जाएगा मेरा। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन डिराइव करने ही मेरा काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो अब मैं उसको क्या करूं, मैं उसको किस तरीके से सोल्व करूं। तो आपको मैंने क्या गिवन था, आपको गिवन था ए गिव्स 2b प्लस सी। ये आपको क्वेश्चन में मैंने दिया था, ए गैस गिव्स 2b गैस प्लस सी गैस। अगर मैं इसका आपको कहूँ कि भाई इसका जो एक्सप्रेशन आपके पास निकल के आ रहा है, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है बेटा वो ये निकल के आ रहा है ln। आपके पास जो एक्सप्रेशन जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है ln 2p नोट डिवाइडेड बाय 3p नोट माइनस पी टी इज इक्वल टू के टी। ये एक्सप्रेशन आपके पास निकल के आ रहा है। अब देखिए बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ टर्म्स के बारे में बात करनी है। जैसे देखिए एक यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 पी टी 1 लिख देता हूँ। कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं 1 लिख देता हूँ। अब आपके लिए डायरेक्ट एक्सप्रेशन बनाना देखिए कैसे आसान हो गया, मैं समझाता हूँ आपको। डायरेक्ट एक्सप्रेशन बनाना देखिए, ये जो 2 आया ये कहाँ से आया। पहली बात तो ये 2 देखते हैं, ये 2 कहाँ से आया। दूसरी बात ये 3 कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया और ये 1 कहाँ से आया। ये चारों चीज़ें पता लग जाएंगी तो आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आप आसानी से बना लोगे। अब देखिए सबको समझते हैं, ये जो 2 आएगा ना, जो न्यूमरेटर में 2 आएगा, ध्यान से समझना बेटा, जो न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 आएगा वो क्या होगा, देखिए वो ये होगा, वो होगा भाई समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। अब देखिए प्रोडक्ट थे हमारे पास दोनों, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, बी का 2 था, सी का कितना था 1। देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सी का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है बेटा, और ए का भी 1 है, ए का भी 1 है। अब देखिए मैंने कहा कि भाई ये आएगा स्टोइशियोमेट्रिक समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, जिसको आप लोग 11th में डेल एन जी के नाम से पढ़ चुके हैं। जिसको आप लोग क्या पढ़ चुके थे, डेल एन जी। ये डेल एन जी ही है, ये डेल एन जी ही है। ठीक है, डेल एन जी। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो देखिए, वो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। प्रोडक्ट्स का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी और सी का मिला के 2 + 1 3, और बी और सी का मिला के 2 + 1 3, और ए का मिला के ए का 1, रिएक्टेंट का 1, तो कितना आया 2। तो जो ऊपर जो पी नोट के साथ टर्म आ रही है ना, जो पी नोट के साथ टर्म आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स के गैसियस प्रोडक्ट्स के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम में से गैसियस रिएक्टेंट्स के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम माइनस कर देना है। ये जो 1 आ रहा है वो आपको पता है, वो तो आता ही है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ये तो आता है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट का। तो वो आप जो एक्सप्रेशन पढ़ते थे इसको तो आप ऐसे ही याद रख लो कि जनरल जो एक्सप्रेशन आता था वो ये आता था, ln a नोट बाई AT इज इक्वल टू a के टी। किसके लिए आता था, जब हमारे पास ये मैंने डिराइव करके बताया था a से b + c कुछ भी बन रहा हो, a से प्रोडक्ट बन रहे हों, तो उस केस में हमारे पास यही आता था, a के टी आ जाता था। तो बस जो यहाँ पे जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है वही तो यहाँ पे आता है। जैसे देखो बेटा यहाँ पे मैंने इसको डिराइव करके आपको दिखाया था, कि यहाँ पे मैंने इसको आपको डिराइव करके दिखाया है कहीं पे। यहाँ पे देखिए ये जो a आ रहा है, देखो यहाँ पे मैंने आपको डिराइव करके भी दिखाया है। ये जो a आ रहा है वो यही तो है जो a का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, रिएक्टेंट का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है।
तो यहाँ पे तो वो तो आएगा ही, देखिए यहाँ पे वो तो आएगा ही, ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया सर, ये तो लिख दिया। चलिए, तो देखिए दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं तीसरी बात पे कि सर ये क्या है, ये जो 3 आ रहा है ये क्या है? ये 3 है समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, और ये है समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। अब देख लीजिए प्रोडक्ट्स का समेशन कितना आ रहा है, बताइए प्रोडक्ट्स का समेशन कितना आ रहा है, 2 और 1 3। भाई बी का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, ए का सी का 1 है, तो बी और सी का जोड़ कितना आ गया 3, और यहाँ पे ए का कितना ही आ रखा है 1। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? तो आपके लिए अब जनरल एक्सप्रेशन मैंने बना दिया। जनरल एक्सप्रेशन आप फटाफट से देख के आप किसी भी रिएक्शन का आप एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं इसी जनरल का यूज करके। तो सर जनरल में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए अब आपके पास जनरल एक्सप्रेशन क्या आ गया। जनरल एक्सप्रेशन आपके पास आ गया ln P नोट माइनस PT इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास KT। अब आपके पास यहाँ पे आपको टर्म्स रखनी है, यहाँ पे आपके पास कुछ टर्म रखनी है, तो यहाँ पे आप रख लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए इसको आप कह दीजिए M, इसको आप कह दीजिए N, और इसको आप कह दीजिए O, और ये भी आपके पास हो जाएगा O। तो ये M क्या था, M था आपके पास डेल एन जी के बराबर। डेल एन जी मतलब समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ठीक है, N क्या है, N है समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। O क्या है, समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, और ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, जो A का कोफिशिएंट है वो यही है, मतलब रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। या फिर आप देखो, आप ये देखो M का मतलब तो ये भी हो गया, M का मतलब तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है ना, तो N माइनस M जो है उसका मतलब N माइनस O भी हो गया, क्योंकि M क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स है, तो प्रोडक्ट्स मतलब हो गया N और रिएक्टेंट मतलब हो गया O। तो देखिए अब इसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं हमारे वाले क्वेश्चंस में। देखिए तो सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशन किसके लिए डिराइव किया था, सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशन डिराइव किया आपके सामने, वो डिराइव किया मैंने A गिव्स B प्लस सी के लिए। किसके लिए डिराइव किया बेटा, A गिव्स B प्लस सी के लिए डिराइव किया। चलिए तो मैं A गिव्स B प्लस सी की बात करता हूँ, A गिव्स B प्लस सी के लिए मैंने जो डिराइव किया उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ln P नोट के साथ क्या आएगा बताइए, डेल एन जी। तो डेल एन जी कितना आएगा, यहाँ पे आएगा देखिए P नोट ln P नोट डिवाइडेड बाय P नोट माइनस PT इज इक्वल टू KT। अब आप बताइए, अब बताइए तुम लोग बताओ कि बताओ P नोट के साथ क्या आएगा, तो P नोट के साथ आएगा डेल एन जी। तो डेल एन जी देखिए सब गैसियस हैं, सब गैसेज हमने सबके सब गैसेज लिए थे, ये भी गैस लिया था बेटा, ये भी गैस था और ये भी गैस था। तो डेल एन जी की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 2 माइनस 1 कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट का तो 2 है, रिएक्टेंट का 1 है। यहाँ पे आएगा 2 प्रोडक्ट का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे आएगा रिएक्टेंट का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और यहाँ पे भी रिएक्टेंट का आएगा। तो क्या एक्सप्रेशन आई थी, ln P नोट अपॉन 2 P नोट माइनस PT इज इक्वल टू KT। अब देख लो आप एक्सप्रेशन मिला के ये, और देखो यहाँ वाली जो एक्सप्रेशन मैंने डिराइव करी वो देखो यहाँ से बिल्कुल मैच कर रही है या नहीं कर रही है। देखो P नोट डिवाइडेड बाई 2 P नोट माइनस PT इज इक्वल टू KT। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपके पास मैच कर गया। इसका मतलब है कि जो आप सोच रहे थे वो बिल्कुल सही है, जिस तरीके से हमने एक्सप्रेशन को डिराइव किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऊपर वाले पे भी सेटिस्फाई हो गया। अब मान लीजिए किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए किसी भी अलग क्वेश्चन कोई मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि भाई एक काम करो, तुम ना इसके लिए लिख के दिखाओ 2A गैस गिव्स 2B गैस प्लस C गैस, इसके लिए लिख के बताओ। मैंने बोला कि भाई इसके लिए लिख के बताओ आप एक्सप्रेशन। तो अब आप इसके लिए कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो इसके लिए सर हम एक्सप्रेशन लिख देंगे, हमारे पास आएगा ln P नोट डिवाइडेड बाई P नोट माइनस PT इज इक्वल टू KT। ये तो है ही। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखना है ऊपर की तरफ, यहाँ P नोट के साथ क्या आएगा, तो वो आएगा स्टोइशियोमेट्रिक ऑफ गैस समेशन ऑफ
स्टोइशोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टोइशोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो मतलब डेल एन जी की वैल्यू आएगी कितनी आ गई, 2 + 1 3 माइनस 2 1, मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। प्रोडक्ट का स्टोइशोमेट्रिक कोफिशिएंट पी नोट की वैल्यू 3 आ जाएगी, 2 और 1 3। रिएक्टेंट की कितनी आ जाएगी, 2, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 2। तो आ जाएगी ये एक्सप्रेशन ln पी नोट अपॉन 3 पी नोट माइनस 2 पी टी इज इक्वल टू 2 के टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे को एग्जाम्पल इस तरीके से दे दे, 3a गिव्स 4b + 5c, कोई भी एक्सप्रेशन दे दे आप उसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए इस तरीके से कि यहाँ पे हमें दे रखा है गैस, ये दे रखा है गैस, ये दे रखा है सॉलिड। अगर ये सॉलिड दे रखा है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है सॉलिड्स के, क्यों, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो गैसेस का ही होता है, सॉलिड्स का थोड़ी प्रेशर कंसीडर करते हैं, तो इसको कंसीडर ही नहीं करना। मतलब आप मान के चलिए, भूल जाइए कि आपके पास कोई सी भी था, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ln पी नोट अपॉन पी नोट माइनस पी टी इज इक्वल टू के टी। ये तो आप लिख ही लीजिए। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी, देखिए अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बताइए, पी नोट का स्टोइशोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आएगा, तो इसका डेल एन जी की जब बात करेंगे तो 4 - 3 = 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि सी को तो लेना ही नहीं है, वो तो सॉलिड है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। प्रोडक्ट का कितना दे रखा है, 4, रिएक्टेंट का कितना दे रखा है, 3, और ये आ गया 3। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी। मतलब किसी का भी एक्सप्रेशन आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा का पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप लिखिए पी नोट ln, आप ये लिखिए ln पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस पी टी इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे जो आना है वो आपको पता लग गया, यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे क्या आना है वो आपको पता लग गया। क्या आना है बताइए, बताओ। यहाँ पे आना है हमारे पास डेल एन जी की वैल्यू, यहाँ पे आना है समेशन ऑफ स्टोइशोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आना है समेशन ऑफ स्टोइशोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे भी आना है समेशन ऑफ स्टोइशोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। इस तरीके से आप इसके सवाल को डील कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसके सवाल को डील कर सकते हैं। इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, तो ध्यान रखना है, जो अभी हमने टाइप पढ़ा है उसमें, उससे अगर सवाल करने हैं तो इनिशियली भी टोटल प्रेशर गिवन होना चाहिए, इनिशियली भी टोटल प्रेशर गिवन होना चाहिए, और किसी टाइम टी के बाद भी टोटल प्रेशर गिवन होना चाहिए। तब वो फॉर्मूला आपके पास, ये एक्सप्रेशन आपके पास हमेशा वैलिड रहेंगे, उनके क्वेश्चंस आप डायरेक्टली अप्लाई कर लोगे। लेकिन अगर इसके केस में अगर गिवन हो इफ गिवन आपको क्या गिवन हो, आपको प्रेशर एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, अगर आपको प्रेशर गिवन हो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन पे गिवन हो, ठीक है, आपको प्रेशर एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन गिवन हो, तो आपको ध्यान रखना है कि द अबव मेथड इज नॉट यूज्ड, अबव मेथड को यूज नहीं करना। तो फिर उसको कैसे डील करेंगे, तो मैं आपको क्वेश्चन के बेसिस पे बता दूंगा, क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से उसको डील करना है। तो सबसे पहले अभी हमने प्रेशर डीलिंग करी, उसके क्वेश्चंस को हमने देखा, या उसका जनरल एक्सप्रेशन मैंने आपको डिराइव करना बताया है, तो रिएक्शन को देख के आप डायरेक्ट जनरल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, उसको सोल्व करके कि आप के की वैल्यू या टी की वैल्यू जो भी पूछा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात जो मैंने बताई कि जब आपके पास कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन पे प्रेशर दे रखा हो, भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जनरली तो कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन अगर मान लो मैं कहते बहुत टाइम बाद या इनफाइनाइट टाइम के बाद प्रेशर इतना हो गया, तो आपको समझ जाना है कि इनफाइनाइट टाइम मतलब रिएक्शन कंप्लीशन पे दे रखा है। जो मैंने मेथड बताया था वो कब यूज करना है, वो आपको बताया, वो जब आपको इनिशियली प्रेशर गिवन हो टोटल, और आपको किसी भी टी टाइम पे गिवन हो, इनफाइनाइट टाइम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं क्वेश्चन के बेस पे बता दूंगा, ठीक है बाई क्वेश्चन। तो इसको मैं क्वेश्चन के बेस पे आपको बता दूंगा इसको किस तरीके से डील करना होता है। अब जो अभी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपके पास आईआईटी के अंदर 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी ने 2015 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि हमारे पास 2N2O5 गिव्स 4NO2 + 2O2 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। प्रेशर ऑफ द वेसल कंटेनिंग N2O5 ओनली, इनिशियली केवल N2O5 था, और जिसके केस में प्रेशर पहले था 50 और बाद में 30 मिनट के बाद कितना हो गया 87.5। तो 50 से कितना हो गया, 50 mm ऑफ Hg से 87.5 mm ऑफ Hg हो गया 30 मिनट में।
तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैसेज आफ्टर 60 मिनट, कि 60 मिनट के बाद गैसेज कितना एग्जर्ट प्रेशर, कितनी मतलब कितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, टोटल प्रेशर 60 मिनट्स के बाद कितना होगा, ठीक है। और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए, आपको देखिए ध्यान से सवाल में, आपको एट टाइम बराबर जीरो, टाइम बराबर जीरो पे जो पी नोट की वैल्यू है वो कितनी गिवन है बेटा, 50। टाइम बराबर जीरो पे पी नोट की वैल्यू गिवन है 50 mm ऑफ एच जी। एट टाइम बराबर 30 मिनट्स, ये तो टाइम बराबर जीरो पे था, 30 मिनट पे टोटल प्रेशर कितना गिवन है 87.5 mm ऑफ एच जी, ठीक है। दोनों वैल्यू गिवन है और हमसे टोटल प्रेशर पूछ रहा है 60 मिनट के बाद, हमसे पूछ रहा है टोटल प्रेशर 60 मिनट के बाद। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो आपको इक्वेशन गिवन है वो देखिए 2N2O5 गैस गिव्स 4NO2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। सबसे पहला काम ये होता है, देखिए रिएक्शन बैलेंस्ड स्टेट में गिवन है क्या बेटा, नाइट्रोजन हो गए आपके पास 4, ऑक्सीजन हो गए 10, तो 8 और 2 10, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब मैंने बताया एक्सप्रेशन आपको सबका यही लिखना है। देखिए आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, टाइम बराबर जीरो पे टोटल प्रेशर गिवन है, टाइम बराबर टी पे टोटल प्रेशर गिवन है, इक्वेशन सेटिस्फाइड है जो अभी हमने पीछे पढ़े थे जिस तरीके के क्वेश्चन। तो आ जाएगा ln पी नोट माइनस पी टी इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू के टी। अब बताइए कि जो पी नोट है, जो बताइए पी नोट है वहाँ पे क्या आएगा, जो पी नोट है यहाँ पे इसके सामने क्या लिखेंगे हम, तो वो लिखेंगे डेल एन जी। तो बताइए डेल एन जी की वैल्यू बताइए, डेल एन जी की वैल्यू बताइए, 4 और 1 5, 4 प्लस 1 5, मतलब 4 तो NO2 का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 1 ऑक्सीजन का और 2 N2O5 को माइनस कर देंगे, 4 और 1 5, 5 माइनस 2 3, कितना आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 3 पी नोट। यहाँ पे कितना आ जाएगा प्रोडक्ट का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 4 और 1 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा रिएक्टेंट का इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। बोलो सही है, सब कुछ हमने लिख दिया है। यहाँ पे भी रिएक्टेंट का आया, ये दोनों रिएक्टेंट वाले हो गए, 5 आ गया प्रोडक्ट का और ये आ गया 3 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का। अब शुरू में हमें एट टी बराबर 30 मिनट्स की कहानी है, 30 मिनट्स पे बात करते हैं। तो बताइए पी नोट की वैल्यू कितनी गिवन है, तो 3 इंटू पी नोट है 50 mm ऑफ एच जी, 5 इंटू पी नोट यही आ गया, 2 इंटू पी टी 87.5 इज इक्वल टू 2, के की वैल्यू पता नहीं, टाइम कितना दे रखा है 30 मिनट, टाइम कितना दे रखा था 30 मिनट। आ जाएगा ln 150 डिवाइडेड बाय 250 माइनस ये कितना आ गया, आ गया 0.175 आ गया, ये कितना आ गया 2 इंटू के इंटू 30 आ गया, ठीक है। ये आ गया 2 इंटू के इंटू 30। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई, यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर आ गया वो हमने क्या लिख दिया, हमारे पास आ गया ln 150 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, यहाँ से आ गया 75, और ये आ गया 2 इंटू के इंटू 30, ये आ गया 2 इंटू के इंटू 30 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आ गया ln 150 बाई 75 इज इक्वल टू 2 इंटू के इंटू 30। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल ली जो कि कितनी आ गई, जो कि आ गई ln 2 बाय 60। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई जो कि कितनी आ रही है हमारे पास ln 2 बाय 60 आ रही है, ठीक है। तो हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे हमने के की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैसेज आफ्टर 60 मिनट। तो हमें टोटल प्रेशर निकालना है 60 मिनट के बाद क्या होगा। तो देखिए के की वैल्यू आ गई है, फिर से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे ln, हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे फिर से क्या लिखेंगे ln, यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया था भाई 3 पी नोट डिवाइडेड बाय 3 पी नोट डिवाइडेड बाय 5 पी नोट माइनस 2 पी टी इज इक्वल टू 2 के टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया था, ठीक है। अब यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल ली है। पी नोट हमारे पास कितना था 3 इंटू 150 इनिशियल 3 इंटू 50, 5 पी नोट ये हमारे पास कितना था 50 था, माइनस पी टोटल हमें निकालना ही है, पी टोटल हमें निकालना ही है, कितने टाइम के बाद निकालना है 60 मिनट्स के बाद। तो 2 इंटू के की जगह क्या लिख दो ln 2 बाई 60, और टाइम कितना 60 मिनट्स,
ठीक है। तो टाइम बराबर 60 मिनट पे, एट टाइम बराबर 60 मिनट्स हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो अब हमें पी टोटल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेटा। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ से आप क्या करो, 60 से 60 को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ln 150 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएगा 250 माइनस 2PT इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ln 4। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा ना ln 2 की पावर 2, तो आ जाएगा ln 4। तो यहाँ से आ जाएगा कि 150, यहाँ से आ जाएगा बेटा कि 150 डिवाइडेड बाय 250 माइनस 2PT इज इक्वल टू 4, और इस को सोल्व करके आप पी टोटल की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगा 106.25 mm ऑफ Hg। यहाँ से हम सोल्व करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सोल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप, ऐसे आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 1000 माइनस 8PT। तो यहाँ से कितना आ गया, 850 इज इक्वल टू 8PT। तो यहाँ से पी टोटल की वैल्यू आ जाएगी 106.25। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इसमें के की वैल्यू को कैलकुलेट करा, एक्सप्रेशन में मेरे को बनाना आ ही गया। देखो अब आपने अगर ये बना लिया तो आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। के की वैल्यू को कैलकुलेट करा, फिर हमें दोबारा से 60 मिनट पे पी टोटल पूछ लिया, मतलब ये एक स्टेप आगे बढ़ गया। हम तो के की वैल्यू ही निकालते थे, और उसने क्या किया भाई, के की वैल्यू को निकालने के बाद उसको फर्दर इसमें पुट करवा लिया सेकेंड टाइम, ताकि पी टोटल की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉलोइंग डाटा हमें मिले ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ 2A गिव्स B प्लस C सॉलिड। ठीक है, उसमें उसने क्या क्वेश्चन में कह दिया कि एक तो 10 मिनट के बाद मिले और एक आफ्टर कंप्लीशन मिले। मतलब इसमें इनिशियली नहीं दे रखा, इनफाइनाइट टाइम पे दे रखा है। तो इसमें बताइए हमने जो ऊपर एक्सप्रेशन डिराइव करे वो काम के हैं या नहीं है, नहीं है। तो सर इसको किस तरीके से करना है, क्योंकि हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव करे थे वो कब काम आने थे, वो काम जब आ रहे थे जब हमारे पास इनिशियली टोटल प्रेशर गिवन हो और हमें टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी गिवन। लेकिन यहाँ तो इनफाइनाइट टाइम पे गिवन है, यहाँ तो इनफाइनाइट टाइम पे गिवन है। तो सर अब हमारे पे वो काम आएंगे या नहीं आएंगे, तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, 2A गैस गिव्स B गैस प्लस C सॉलिड। आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि सॉलिड दिखते ही आप इसको छोड़ा करो कि भाई इसका तो कोई प्रेशर में काउंट होगा ही नहीं, कुछ इसका प्रेशर में काउंट होगा ही नहीं। हमसे रेट कांस्टेंट पूछ रहा है मिनट इनवर्स में, हमसे रेट कांस्टेंट पूछ रहा है मिनट इनवर्स में। ठीक है, तो इसमें हम एक बात आपको और सिखा देंगे कि के और के इफेक्टिव का कैसे पता चलता है, ऑप्शंस को देखकर। ठीक है, ऑप्शंस को देखकर कैसे पता चलता है। तो देखिए इनिशियली प्रेशर कितना दे रखा है, दे ही नहीं रखा। तो आप मान लो लेट कर लो, लेट एट टाइम बराबर 0 पे जो प्रेशर है वो पी नोट है, प्रेशर पी नोट के बराबर है। वो हमें दे तो रखा नहीं, हमने मान लिया पी नोट के बराबर है। टाइम बराबर 10 मिनट पे पी आई कितना लिखेंगे, पी नोट में से पी कम हो गया। अगर देखो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, तो अगर हमारे पास ए में से पी कम हुआ तो बी कितना बना, p/2 बना। तो हमें जो पी टोटल गिवन होगा, देखो पी टोटल हमें गिवन है 10 मिनट के बाद, तो पी टोटल जो हमें गिवन है 10 मिनट के बाद वो कितना गिवन है भाई 10 मिनट पे, वो गिवन है 300। और 300 किसके बराबर हो जाएगा, पी नोट माइनस पी प्लस p/2। और ये कितना गिवन है 300। तो आप क्या लिख दोगे भाई, 300 इज इक्वल टू पी नोट माइनस p/2। 300 आ गया आपके पास, पी नोट माइनस p/2 के बराबर आ गया। सी को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे सर, सी सॉलिड है, उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, नेक्स्ट बात हमसे कह रहा है कि कंप्लीशन। मान लीजिए टाइम बराबर इनफाइनाइट टाइम की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम पे ये सारा का सारा खत्म हो गया, पी नोट में से पूरा पी नोट खत्म हो गया, इनफाइनाइट टाइम की बात कर रहे हैं, सारा खत्म हो गया। तो अब देखो 2 A खत्म होते हैं तो 1 B बनता है, तो ये कितना बना होगा बेटा, पी नोट बाई 2 बना होगा। ठीक है, तो अब ये तो बच गया 0। तो अब हमें क्या दे रखा है, आफ्टर कंप्लीशन टोटल प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है, पी टोटल कितना दे रखा है हमें, जो कि पी नोट बाई 2 के बराबर आएगा, और वो कितना दे रखा है 200। तो 200 हो गया पी नोट बाई 2 के बराबर, तो पी नोट कितना हो गया बेटा 400। यूनिट जो भी क्वेश्चन में दे रखी है वो यूज़ कर लेंगे, पास्कल दे रखी है। ठीक है, पास्कल के अंदर दे रखी है, तो पी नोट कितना हो गया 400। 400 वाली वैल्यू को आप देखो इसमें पुट कर दो, 400 को इसमें पुट करो तो आपके पास पी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 300 इज इक्वल टू पी नोट माइनस p/2, 300 इज इक्वल टू 400 माइनस p/2। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी p की वैल्यू, 200 आ जाएगी। p की वैल्यू भी आ गई आपके पास, कितनी आ गई बेटा 200 आ गई, p की वैल्यू भी आपके पास 200 आ गई।
तो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई, पी नोट कितना था बेटा, पी नोट आपने निकाल लिया सर 400 आ रहा है, और ये आ रहा है 400 माइनस 200 मतलब कितना 200, ये आ रहा है 400, ये आ रहा है 200, ठीक है। तो आपके पास अब देखिए किस तरीके से आप लिखेंगे, आप किस तरीके से लिखेंगे इसको, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ln पी नोट अपॉन पी नोट माइनस पी इज इक्वल टू, देख लीजिए यही है, इनिशियल प्रेशर पी नोट है, फिर आ गया कितना पी नोट माइनस पी, वो किसके बराबर दे रखा है ln पी नोट डिवाइडेड बाई पी नोट माइनस पी इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे 2kT, क्या लिख देंगे 2kT। 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो इनिशियल प्रेशर पी नोट है, टाइम टी के बाद पी नोट माइनस पी है, ठीक है। तो आपने लिख दिया ln पी नोट कितना है 400, ठीक है, पी नोट माइनस पी, तो 400 माइनस 200, 2k की वैल्यू पता करनी है, टाइम कितना दे रखा है हमें, टाइम कितना 10 मिनट के बाद की कहानी थी ये, कितने देर के बाद की कहानी थी ये 10 मिनट के बाद की कहानी थी, ठीक है। तो हमें रेट कांस्टेंट पूछना है k का मिनट्स में, तो आ जाएगा k इज इक्वल टू ln2/20, ln2/20 जो कि कितना आया, जो कि वैल्यू ln2 की वैल्यू होती है 0.693, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20, जो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आ गई 0.0135। अब आप देखो ये आ गई के की वैल्यू मिनट इनवर्स में। अब आप देखो इसका भी मैं आपको यूज़ बताता हूँ, देखो आपके पास कोई भी ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है क्या, बताओ बेटा, कोई भी ऑप्शन आपके पास मैच नहीं कर रहा, मतलब सर अगर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो उसने मुझसे के नहीं पूछा है, उसने के नहीं पूछा है, उसने पूछा है के इफेक्टिव के बारे में, किसके बारे में पूछा है, के इफेक्टिव के बारे में। तो मैं आपको बोल रहा था ना कि कई बार आपको ऑप्शन से देख के आइडिया लगाना पड़ेगा कि आपसे क्या पूछा हुआ है, तो एक्चुअल में आपसे पूछा हुआ है किसके बारे में, के इफेक्टिव के बारे में। तो आप इसको बस इस तरीके से लिखोगे, ये एक्सप्रेशन इस तरीके से चेंज हो जाएगा ln पी नोट बाई पी नोट माइनस पी, और 2 की के की जगह क्या लिख दोगे, के इफेक्टिव इंटू टी, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ln 400 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू के इफेक्टिव, इंटू में टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट, तो आपके पास आ जाएगा के इफेक्टिव इज इक्वल टू ln2/10 मतलब 0.693/10 इज इक्वल टू 0.0693 मिनट इनवर्स। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि के और के इफेक्टिव में किस तरीके का रिलेशन है, और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो इस बार के इफेक्टिव पूछा था। तो इसमें दो बातें सीखी, अगर हमें टाइम टी पे और प्रेशर बराबर इनिशियली और टाइम टी पे ना दे के इनफाइनाइट टाइम पे दे तो उसको किस तरीके से डील करते हैं, तो उसको डील करना मैंने आपको बताया, इस तरीके से उसको डील करिए, ठीक है। उसको आप बस एक्सप्रेशन को लिखते जाइए, ऑटोमेटिकली आपको डाटा ऐसा मिलेगा कि आपके पास पी नोट की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, पी की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। और हमने एक बात और सीख ली कि कब के इफेक्टिव का यूज़ करना है, कब के का यूज़ करना है। तो आप ट्राई तो करिएगा कि आप शुरू में तो के ही लिखें, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ से तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने आपको फंसाने की कोशिश करी है और वो आपसे के इफेक्टिव के बारे में पूछना चाह रहा है, लेकिन उसने लिखा उसको रेट कांस्टेंट ही है, लिखा उसको क्या ही है बेटा, रेट कांस्टेंट ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे और हमारे पास देखो अब कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, 0.0693 हमारे पास ये ऑप्शन मैच कर जाएगा, ये ऑप्शन हमारे पास ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमने ये बात सीख ली, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा वो किसके बारे में स्टडी किया बेटा, अभी हमने स्टडी किया किसके बारे में, प्रेशर डीलिंग के बारे में, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है डीलिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। ऑप्टिकल रोटेशन के तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं, अब ऑप्टिकल रोटेशन के तरीके से स्टडी करना है अब हमें, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को। तो देखिए उसके लिए मैं आपको एक एक्सप्रेशन डिराइव करना बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। आपके पास इनिशियली ए से क्या बन रहा है, बी प्लस सी बन रहे हैं, ए से क्या बन रहा है, बी प्लस सी बन रहे हैं, ठीक है। आपको मान के चलना है भाई आपके पास इनिशियली क्या कॉन्सेंट्रेशन थी इसकी, टाइम बराबर 0 पे आपके पास इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो कितनी थी, ए नोट, इसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, इसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, मतलब ये शुरू में प्रेजेंट ही नहीं थे। टाइम बराबर 0 पे ये था, टाइम बराबर टी पे ये हो गया बेटा कितना, ए नोट माइनस एक्स, ये कितना बना एक्स, और ये भी कितना बना एक्स, और बेटा टाइम बराबर इन्फिनिटी टाइम पे ये कितना बचा बेटा 0, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, ए नोट माइनस ए नोट पूरा खत्म हो गया, मतलब 0 बचा, ये कितना बन गया ए नोट, और ये कितना बन गया ए नोट। अब इस तरीके से डील करते हैं, ठीक है। इनिशियली आपको ए नोट गिवन था, बी और सी की कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, मतलब वो इनिशियली प्रेजेंट नहीं थे।
इसमें से x कम हुआ, x और x बन गया, फिर टाइम बराबर इन्फिनिटी पे ये हो गया, ठीक है। इस तरीके का आप जब इक्वेशन लिखते थे तो क्या लिखते थे, ln a0/at इज इक्वल टू kt। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन निकल के आता था फाइनली इंटीग्रेटेड रेट में, वो आता था a0/a0 माइनस x इज इक्वल टू kt, ये आता था। अब हमें क्या गिवन है, रोटेशन के टर्म्स में गिवन है। तो आपको टाइम बराबर जीरो पे, एट टाइम बराबर जीरो पे जो आपको रोटेशन गिवन है ना, कि भाई ऑप्टिकल रोटेशन गिवन है टाइम बराबर जीरो पे या टाइम बराबर टी पे या टाइम बराबर इन्फिनिटी पे, आपको क्या गिवन है बेटा, आपको ऑप्टिकल रोटेशन गिवन है। कितना गिवन है, यहाँ पे मान लीजिए रोटेशन r0 मतलब r मतलब रोटेशन, जीरो मतलब या r0 मतलब टाइम बराबर जीरो पे, यहाँ पे t टाइम पे ये rt, और इन्फिनिटी टाइम पे जो गिवन है वो r इन्फिनिटी। अब की बार मुझे जो एक्सप्रेशन करना है वो उसको डिराइव करना है किसके बेसिस पे, रोटेशन के टर्म्स में। लेकिन यहाँ पे किसके टर्म्स में, वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो कंसंट्रेशन वाली टर्म को रोटेशन वाली टर्म में डिराइव करके देखना है मुझे, ठीक है। कंसंट्रेशन वाली टर्म्स को रोटेशन वाली टर्म में लेके आना है। अब देखिए किस तरीके से मैं उसको समझता हूँ। तो देखिए आप देखिए ए की कंसंट्रेशन अगर x डिक्रीज हुई, ए की कंसंट्रेशन में कितने का फर्क आया, x का फर्क आया। तो जो x का फर्क आ रहा है, मतलब अगर x कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो उससे रोटेशन पे कितने का फर्क आ रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन x हुआ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन x हुआ, तो उसकी वजह से रोटेशन पे कितना फर्क आया, रोटेशन में इतने का चेंज आया, RT माइनस R0। तो देखिए x जो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई उसकी वजह से रोटेशन में चेंज आया, उसकी वजह से जो रोटेशन में चेंज आया वो कितने का आया बेटा, RT माइनस R0 का। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास जो x होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा RT माइनस R0, t टाइम पे रोटेशन माइनस जीरो टाइम पे रोटेशन, मतलब टाइम बराबर जीरो पे रोटेशन, टाइम बराबर जीरो पे कुछ रोटेशन जो रही होगी ऑप्टिकल रोटेशन। तो जितना अगर x डिसोसिएट करता है, x अमाउंट डिसोसिएट करा, तो उससे रोटेशन में इतना चेंज आया, उससे रोटेशन में इतना बदलाव आया या इतना चेंज आया। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे पूरा का पूरा ए नोट डिसोसिएट कर गया, पूरा का पूरा ए नोट डिसोसिएट कर गया। तो देखो इनिशियली ए नोट था, फाइनली आपके पास जीरो बचा, तो फिर पूरा का पूरा ए नोट डिसोसिएट कर गया। अब की बार रोटेशन में कितना चेंज आया, तो आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट। तो अगर ए नोट डिसोसिएट करता है रोटेशन में कितने का चेंज आता है, आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट। तो आपको दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। ये देखिए बेटा, अगर आपके पास इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अगर आपके पास एक्स अमाउंट डिसोसिएट कर रहा था तो रोटेशन में जो चेंज आ रहा था वो ये आ रहा था आर टी माइनस आर नोट, क्योंकि जब जीरो अमाउंट डिसोसिएट किया था तो आर नोट रोटेशन था, एक्स के डिसोसिएट करने के बाद आर टी हो गया, मतलब एक्स के डिसोसिएट करने पे रोटेशन पे कितना फर्क पड़ा, आर टी माइनस आर नोट का फर्क पड़ा। ऐसे ही ए नोट के डिसोसिएट होने पे रोटेशन का कितना फर्क पड़ा, जितना शुरू में रोटेशन था और जितना ए नोट पूरा खत्म हो गया तब रोटेशन है, तो आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट। तो बस आपको ये दो एक्सप्रेशन है वो याद रखने हैं, बस उसी से आपका काम चल जाएगा। तो आप एक्स की जगह क्या रख दीजिए, आर टी माइनस आर नोट, और ए नोट की जगह क्या लिख दीजिए, आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा, एल एन ए नोट की जगह आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट, क्योंकि अगर ए नोट पूरा डिसोसिएट होता है, फिर से सुन लो, कई बार बता दिया, ए नोट पूरा डिसोसिएट हो जाता है, तो पहले ए नोट ये था यहाँ पे 100% था, अब पूरा डिसोसिएट हो गया तो रोटेशन में जो चेंज आया वो आया आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट। फाइनल रोटेशन हो गई आर इन्फिनिटी, इनिशियली थी आर नोट, तो जो चेंज आया ए नोट के डिसोसिएट होने से वो आया आर नोट, आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट। ऐसे ही एक्स के डिसोसिएट होने से आया रोटेशन में बदलाव आर टी माइनस आर नोट का। तो आपने बस ये लिख दिया एल एन आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट, और ए नोट की जगह फिर से आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट, और x की जगह आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू के टी। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा एल एन आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाय आर इन्फिनिटी माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया, आपके पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। ये रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, रोटेशन के टर्म्स में ये डीलिंग करनी है, जिसमें आपके पास क्या है, जिसमें आपके पास आर नोट का मतलब है कि ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सैंपल, ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम बराबर जीरो पे, आर टी का मतलब है ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम बराबर टी पे, और आर इन्फिनिटी का मतलब है बेटा ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम बराबर इनफाइनाइट टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम पे जो रोटेशन आ रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पे जो रोटेशन आ रहा है, ठीक।
अब हमें इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स में करनी है बातचीत, और हम एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट देखो इसमें बिल्कुल ए बी सी की जगह अगर आप देखिए, अगर इसका एग्जांपल लें तो आपके पास ये एग्जांपल इसको बिल्कुल फिट करता है। सुक्रोज डाइल्यूट H+, और यहाँ से बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, ये होता है हमारे पास, ये क्या होता है, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये भी होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये होता है लीवो रोटेटरी। ठीक है, वो आप समझते हैं कि पॉजिटिव वाला डेक्स्ट्रो, ठीक है, नेगेटिव वाला लीवो। तो यहाँ पे भी वही रोटेशन का फॉर्मूला सेम आएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, ln r इन्फिनिटी माइनस R0 अपॉन r इन्फिनिटी माइनस RT इज इक्वल टू क्या आ गया, KT। देखिए ऊपर जो एक्सप्रेशन डिराइव किया है वो यही तो क्या है, r इन्फिनिटी माइनस R0, यहाँ से R0 से R0 कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा r इन्फिनिटी माइनस RT इज इक्वल टू KT। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये सुक्रोज होता है, उसको केन शुगर की तरह हम कह देते हैं, केन शुगर, केन शुगर। ठीक है, केन शुगर कह देते हैं। अब इसका जो इन्वर्जन है इस तरीके से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलना इसका। ठीक है, तो वो हमारे पास यही रोटेशन के टर्म्स में अगर डील करेंगे तो ये ही एक्सप्रेशन का यूज करा जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें कह दे कि हमें वो टाइम बताओ, ध्यान से समझना, अगर कह दे कि वो टाइम बता जिस टाइम पे तुम्हारे पास रोटेशन 0 हो जाएगी, तो व्हेन ऑप्टिकली इनएक्टिव, व्हेन कंपाउंड बिहेव्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो आपके पास RT की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो उस टाइम पे आप RT की वैल्यू कितना रख देना बेटा, उस टाइम पे आप RT की वैल्यू कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, अगर ऑप्टिकल रोटेशन को 0 कह रहा है तो। ठीक है, जब ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो गई, कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव बन गया, जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव बन गया, तो उस केस में आप RT की वैल्यू को 0 रख देना। ठीक है, RT की वैल्यू को 0 रख देना। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए बेटा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो रिएक्शन हो रही है, सुक्रोज गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सर्टेन टेम्परेचर पे, टाइम 0 द इनिशियल रोटेशन। देखिए अब जो डाटा गिवन है उसको देखते हैं। आपको R0 की वैल्यू गिवन है, आपको, या इधर की तरफ मैं लिख देता हूँ, आपको R0 की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, टाइम 0 द इनिशियल रोटेशन ऑफ द मिक्सचर इज 34 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो इनिशियली केवल सुक्रोज ही प्रेजेंट होगा। सुक्रोज गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो इनिशियली तो केवल सुक्रोज ही प्रेजेंट होगा ना बेटा। अच्छा, एट द इनिशियल रोटेशन 30 मिनट्स के बाद रोटेशन हो गई RT, कितनी हो गई बेटा, 19। तो ये हो गई 34 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 19 डिग्री, और ठीक है 34 डिग्री आएगा, 34 डिग्री, ये C हटा दीजिए। ठीक है, 34 डिग्री, और ये आ गया 19 डिग्री, और ये आ गया 11 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। तो RT आ गया आपके पास कितना, 19 डिग्री। ये कब दे रखा है, कितनी देर के बाद दे रखा है, 30 मिनट्स पे दे रखा है बेटा। टाइम कितना दे रखा है, 30 मिनट की बात है। और इनफाइनाइट टाइम के बाद, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद रोटेशन जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, -11। इसी को बोलते बेटा इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब देखो इनिशियली कैसे होता था, इनिशियली डेक्स्ट्रो होता था, फाइनली कैसा हो गया, लीवो रोटेटरी हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन हो गया। ठीक है, इन्वर्जन हो गया, पहले पॉजिटिव रोटेशन कर रहा था, अब नेगेटिव वाला कर रहा है, इसीलिए उसको कॉन्सेप्ट को हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर नाम से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि भाई हमें टाइम बताना है व्हेन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमें बताना है जब रोटेशन की वैल्यू 0 डिग्री रही होगी, जब हमें टाइम बताना है जब रोटेशन की वैल्यू 0 डिग्री रही होगी तब का टाइम बताना है। तो चलो प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले आप K की वैल्यू निकाल लीजिए। तो K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सर K की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसका यूज़ करके। हमने क्या पढ़ा था, ln R इन्फिनिटी माइनस R0 अपॉन R इन्फिनिटी माइनस RT इज इक्वल टू K इंटू T। तो टाइम कितना दे रखा है भाई, टाइम पहले हमें 30 मिनट्स पे बात करनी है, ताकि वहाँ से K की वैल्यू निकाल लें। सबसे पहले K की वैल्यू निकालते हैं। R इन्फिनिटी इनफाइनाइट टाइम पे कितना दे रखा है, -11, R0 34। ठीक है, ये तो -11 दे रखा था, ये प्लस का दे रखा था, लेकिन माइनस का साइन है साथ में, तो -34। R इन्फिनिटी -11, RT की वैल्यू -19 इज इक्वल टू K इंटू 30। 30 मिनट्स में ही दे रखा है, देखो सवाल में ये 30 मिनट की कहानी दे रखी है ना, 30 मिनट। अब उसके बाद आपके पास आ जाएगा ln 45 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू K इंटू 30। इसको सोल्व कर लेंगे तो वहाँ से आ जाएगा ln 3/2 इज इक्वल टू K इंटू 30। और यहाँ से सोल्व करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, K की वैल्यू निकाल लेंगे, जो की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0.0135 मिनट इनवर्स। ये वैल्यू आ गई K की।
हमने सबसे पहले के की वैल्यू निकाली। अब हमसे पूछ रहा है कि हमें बताओ, अब हमसे पूछ रहा है कि वो टाइम बताओ जब सॉल्यूशन क्या हो गया होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया होगा। अब हमसे वो टाइम पूछ रहा है जिस टाइम पे सॉल्यूशन क्या हो गया होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया होगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया व्हेन सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। भाई जब हो गया सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव तो इसका मतलब क्या रहा होगा बेटा, सॉल्यूशन अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया, आर टी की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, तो हमें वो टाइम बताना है जब आर टी की वैल्यू जीरो हो जाए। तो अब हम फिर से वही एक्सप्रेशन लगाते हैं, एल एन आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट अपॉन आर इन्फिनिटी माइनस आर टी इज इक्वल टू के इंटू टी। आर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है -11। आर नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, -34 दे रखी थी प्लस की। आर इन्फिनिटी की वैल्यू -11 और इसकी वैल्यू 0। के की वैल्यू 0.0135 इंटू टाइम, ये टाइम हमें कैलकुलेट करना था। यहाँ से आ गया ln 45/11 इज इक्वल टू 0.0135 इंटू टी। और यहाँ से हम टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ln 45/11 डिवाइडेड बाय 0.0135, जो कि अप्रोक्स कितना निकल के आता है, जो कि हमारे पास निकल के आता है जिसका आंसर 104 के लगभग निकल के आएगा। ठीक है, 104 मिनट्स के अराउंड निकल के आएगा, लेकिन जो ऑप्शन में हमें मैच करके दे रखा है इसका आंसर जो निकल के आएगा वो 104 के लगभग निकल के आएगा। तो वो हमारे पास 103.7 मिनट्स के अप्रोक्स बराबर हो गया, क्योंकि ऑप्शन में यही वाला ऑप्शन मैच करेगा 103.7 वाला। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारे उस कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करता है। हमें इक्वेशन याद रखनी है, ln r इन्फिनिटी माइनस आर नोट अपॉन में r इन्फिनिटी माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी। तो हमने क्या करा यहाँ से, हमने सर उसके बाद यहाँ से क्या करा, बस पहले के की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और उस के की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हमने जब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया वो टाइम कैलकुलेट कर लिया। ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया मतलब आर टी की वैल्यू कितना रख दिया, 0 रख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद इसी तरीके के एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, केन शुगर इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू डेक्सट्रोज और लीवो, मतलब डेक्सट्रो और लीवो कंपाउंड बना रहा है, मतलब सुक्रोज क्या दे रहा है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेक्सट्रो था, ये डेक्सट्रो था, ये लीवो था, तो डेक्सट्रो और लीवो कंपाउंड बना रहा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और डाइल्यूट एसिड मतलब डाइल्यूट H प्लस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H प्लस की प्रेजेंस में। ठीक है, और क्या कह रहा है कि हमने एंगल को मेजर करा, ऑप्टिकल रोटेशन को, और ये रिजल्ट मिले। बताइए कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। क्या कह रहा है, बताइए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब अभी कहना चाह रहा है कि हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम के लिए के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और अगर के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, के की वैल्यू हम अलग अलग टाइम पे के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का यूज़ करके, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का यूज़ करके, और अगर के की वैल्यू मैच करती है इसका मतलब है कि हमने जो अजम्पशन किया था कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो सही बात है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेट कर लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेट इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले यही लेट कर लो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई। तो अब आप देखिए एट टाइम बराबर 10 मिनट, एट टाइम बराबर 10 मिनट्स की बात करते हैं। तो देखिए आपके पास आर नोट इनिशियल रोटेशन तो कितना है, 32.4 डिग्री। ठीक है, आर टी टाइम बराबर 10 मिनट पे 28.8, यहाँ पे देखो लिख रखा है बेटा, और आर इन्फिनिटी -14.1, ये वैल्यू दे रखी है आपको, देखो। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करिए, फॉर्मूला लगाइए, ln r इन्फिनिटी माइनस आर नोट अपॉन में r इन्फिनिटी माइनस आर टी इज इक्वल टू क्या, के टी। तो आ जाएगा ln r इन्फिनिटी की वैल्यू बताओ बेटा -14.1, आर नोट की वैल्यू बताओ 13.4, तो बाहर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था तो ये किस में आ गया, -13.4 बन गई। आर इन्फिनिटी -14.1 माइनस ये कितना दे रखा है, आर टी की वैल्यू 28.8, ठीक है 28.8 ही तो दे रखी है, इज इक्वल टू के इनटू टाइम कितना 10 मिनट। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास बेटा के की वैल्यू आ जाएगी 0.008 मिनट इनवर्स, मतलब के की वैल्यू ये आ गई आपके पास। अब आप क्या करिए, फिर से किसी और टाइम पे के को यूज़ करके के की वैल्यू कैलकुलेट करिए, फिर से किसी और टाइम को। तो अब की बार मैं टाइम कौन सा दे रखा है 10 मिनट के बाद 20 मिनट वाला टाइम ले लेता हूँ। मान लीजिए एट टाइम बराबर 20 मिनट्स। तो देखिए आर नोट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर नोट तो अभी भी कितना रहेगा -14.1। आर टी की वैल्यू देखो टाइम बराबर 20 मिनट्स पे 25.5, तो आपने क्या रख दिया सर 25.5 मिनट्स ये रख दिया डिग्री, और
आर इन्फिनिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ये हमें शुरू में जो गिवन था ना वो बेटा आर इन्फिनिटी था, आर जो मैंने लिखा है आर इन्फिनिटी था ये -14.1, और हमारे पास आर नोट कितना है 32.4। तो आर नोट और आर इन्फिनिटी पे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ये आ गया 32.4 डिग्री, ये आ गया। टाइम कितना ले लिया आपके पास 20 मिनट। फिर से के की वैल्यू निकालो, ln r इन्फिनिटी माइनस आर नोट अपॉन आर इन्फिनिटी माइनस आर टी इज इक्वल टू के इंटू टी। ln आर इन्फिनिटी की वैल्यू -14.1, आर नोट की वैल्यू 13.4, आर इन्फिनिटी की वैल्यू -14.1, आर टी की वैल्यू 25.5, के इंटू में कितना आ गया 20 आ गया। यहाँ से के की वैल्यू फिर से कैलकुलेट कर लो, 0.008 आएगी। ठीक है, सोल्व करके देख लो आप। ठीक है, के की वैल्यू मैंने सोल्व करी है इसलिए मुझे पता है। के की वैल्यू 0.008 बोलो, दोनों में सेम आ रही है या नहीं आ रही है? के की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब है कि दो बार हमने के की वैल्यू निकाली, दो अलग अलग वैल्यूज़ को यूज़ करके, दोनों ने फर्स्ट ऑर्डर वाले के लिए सेम वैल्यू हमें मिली। तो इसका मतलब ये किस तरीके की इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की है। आप क्या करो, टाइम बराबर, अब जो फर्दर अगला टाइम दे रखा है 30, उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। सबके लिए के की एक्सप्रेशन क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। इस सवाल में भी हमसे ये पूछा जा सकता था कि बताइए वो टाइम बताइए जब रोटेशन हमारे पास 0 आएगा। तो अब आप क्या करना, के की वैल्यू तो मिल ही गई है, आप क्या करना कि जब आर टी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आर टी को 0 रख के आप टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा। तो इस लेक्चर में हमने प्रेशर डीलिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी किया और रोटेशन के बारे में हमने स्टडी किया कि फर्स्ट ऑर्डर को रोटेशन के टर्म्स में किस तरीके से डील किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो प्रेशर डीलिंग ही है, उसके क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में जनरली पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई उनको किस तरीके से अप्रोच करना है। जो मैंने एक जनरल आपको इक्वेशन याद करना बताया वो कब एप्लीकेबल है, जब आपके पास इनिशियल प्रेशर गिवन हो, टी टाइम के बाद प्रेशर गिवन हो। ठीक है, और इनफाइनाइट वाले का भी मैंने अप्रोच बताया किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एक और आपको बताया कि के इफेक्टिव और के बारे में क्वेश्चन में किस तरीके से उलझा सकता है। तो वो सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।